नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि पहलवानों की जो बैठक हुई केंद्रीय खेल मंत्री के साथ, उसमें क्या फॉर्मूला निकला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा फॉर्मूला निकला है जिससे फिलहाल धरना प्रदर्शन नहीं होगा। साथ ही बात करेंगे आज की खास चर्चा जो होगी वो ये कि नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता की बैठक है वो अब 12 जून के बजाय 23 जून को होगी। लेकिन क्या अंतर विरोध है, क्या दुविधाएं हैं पार्टियों की, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही एक सवाल जो हम सभी को सोचने की जरूरत है कि हमारे आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद, अशफाक उल्लाह खान ये होंगे या फिर औरंगजेब? ये सवाल उठे हैं। ये सवाल उठा है महाराष्ट्र से, इस पर करेंगे बात। और बात यह भी करेंगे कि कर्नाटक में क्या सियासी कसरत चल रही है। 5 गारंटी दी गई, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ किंतु परंतु नानुकुर हो रही है। बदले में जाति और धर्म से जुड़े मुद्दों को सरकार के मंत्री उछाल रहे हैं। इस पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की विदेश नीति में हुए कई सकारात्मक बदलाव। भारत को विकसित साझेदार के रूप में देख रहे हैं कई देश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, चीन का सीपीईसी या बीआरआई का सफल नहीं हो पाना और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना भारत की बड़ी कामयाबी। एस जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ने पूर्वोत्तर में खोले विकास के रास्ते। रिजर्व बैंक ने नहीं किया ब्याज दरों में कोई बदलाव, 6.5% पर रेपो रेट बरकरार। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, बैंकों में स्थिरता और लचीलापन कायम। आरबीआई ने भारतीय बैंकों को रुपे फॉरेक्स कार्ड जारी करने की दी अनुमति। रिजर्व बैंक ने कहा, विदेशी एटीएम, पीओएस मशीनों और विदेशों में ऑनलाइन पेमेंट के लिए रुपे फॉरेक्स कार्ड का किया जा सकेगा इस्तेमाल। अपने सर्बिया यात्रा के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा औपचारिक स्वागत। अपने समकक्ष के साथ करेंगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी करेंगी मुलाकात। अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भीषण तूफान में बदला। अगले कुछ घंटों में और तेज होने का अनुमान। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने से गोवा और केरल पर बढ़ा खतरा। अगले 48 घंटों में आ सकता है केरल में मॉनसून। और आज है विश्व महासागर दिवस। थीम है प्लेनेट ओशन, टाइड्स और चेंजिंग। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चेन्नई में समुद्र तट पर सफाई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। महासागरों और तटीय क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखने का दिया संदेश। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज का सबसे पहला एजेंडा कि क्या फॉर्मूला निकला है पहलवानों और खेल मंत्री की मुलाकात में। प्रदर्शनकारी पहलवानों और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बीच बैठक में निकला सुलह का फॉर्मूला। 6 घंटे तक तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई। बातचीत बेहद सार्थक और सकारात्मक रही, ऐसा कहना है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का। तो केंद्रीय खेल मंत्री के साथ हुई इस बैठक में पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक भी रहे शामिल। और इस बैठक में खास तौर पर यह फैसला किया गया कि 15 जून तक आरोपों की जांच पूरी करके पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी। और इसके साथ ही इस बैठक में यह भी फैसला हुआ कि तब तक यानी कि 15 जून तक खिलाड़ी कोई धरना प्रदर्शन और किसी तरह का इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम नहीं करेंगे।
साथ ही इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव करा लिया जाएगा। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने इस बीच में 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और इस बैठक के बाद, फॉर्मूले के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने संभाल ली है अपनी नौकरी की जिम्मेदारी। तो वहीं प्रैक्टिस के लिए अखाड़ों में जूनियर पहलवान भी लौट गए हैं। तो इस बैठक में बहुत कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पहलवानों के साथ सभी विषयों पर खुले मन के साथ, गंभीरता के साथ बातचीत हुई। सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है और इन बातों पर, क्योंकि अभी सब प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। हमारे संवाददाता गौरव कुमार जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। गौरव, ये काफी अहम बैठक कही जा सकती है और ये भी कहा जा सकता है कि एक तरफ प्रदर्शनकारी पहलवान ने अपनी नौकरी की जिम्मेदारी यानी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और दूसरी तरफ जो एक तरह से ठप पड़ा हुआ था, कुश्ती से जुड़ा हुआ तमाम कार्यक्रम, जो नए पहलवान आने वाले हैं उनके अभ्यास जैसी चीजें वो भी चालू हो चुकी हैं। क्या कुछ कहना है उन पहलवानों का जो इंतजार कर रहे थे कि ये इस तरह की चीजें खत्म हो और वो अपने करियर को आगे बढ़ा पाए? बिल्कुल लालचंद, जैसे जहाँ तक मीटिंग का सवाल है तो बहुत अच्छे माहौल के बीच में ये मीटिंग हुई, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ थी और सबसे ज़रूरी बात थी कि एक बेहतर माहौल जो है वो बने। तो वो हमने देखा कि कल किस तरह से बेहतर माहौल रहा और आम सहमति के बीच में जो तमाम बिंदु हैं उन पे, चाहे सरकार रही हो या फिर जो प्रदर्शनकारी जो पहलवान हैं वो रहे हों, सब सहमत दिखे और उन्होंने माना कि हाँ ठीक है, 15 जून तक जब पुलिस की जो जाँच है वो पूरी हो जाएगी और जब चार्जशीट दायर होगी उसके बीच में कोई भी जो धरना प्रदर्शन है या समर्थकों की तरफ से कोई भी बातें हैं वो नहीं रखी जाएंगी। लेकिन इस सब के बीच में ये बता दें कि सरकार जो है वो इस विषय को लेकर के शुरुआत से ही बेहद गंभीर रही थी और उसकी तरफ से जो कदम उठाने थे वो कहना चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जब पहला चरण हुआ था तो जिस तरह से पहलवानों ने इस बात को सामने रखा था कि जो WFI है, जो उसके तत्कालीन जो पदाधिकारी हैं और जो अध्यक्ष हैं उन पे उनको कतई विश्वास नहीं है, तो उसी समय उस वक्त जो पहला धरना प्रदर्शन था उस वक्त पे सरकार ने आयोग के नेतृत्व में एक एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया था जो कुश्ती के जो तमाम जो ट्रायल्स थे उनको देख रही थी। तो ये कहना कि कुश्ती की जो गतिविधियां थी वो ठप पड़ी थी, उसको ठप कहीं भी नहीं पड़ने दिया था सरकार ने। जो ट्रायल्स थे वो लगातार जो थे वो चल रहे थे, जो इवेंट्स थे, जो युवा पहलवान थे वो अपने जो ट्रायल्स थे वो लगातार वो दे रहे थे और इन युवा पहलवानों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के रोष जरूर था कि जिस तरह का जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उससे उनको जो है वो काफी नुकसान हो रहा है। और इस बात को हमने देखा भी था, कई रिपोर्ट्स में भी हमने देखा कि किस तरह से वो खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन जो है वो हमारा काम नहीं है, अगर किसी मुद्दे पे कोई मतभेद है तो उसके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए और बातचीत का जो समाधान है उसको निकालने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने खुद देखा था कि किस तरह से पूरा जो मुद्दा था उसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हुआ था और उसमें कई जो राजनीतिक दल थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ जो है वो देखने की कोशिश की थी। लेकिन उस सब के बीच में एक बेहतर जो माहौल बनाने की कोशिश हुई वो सरकार की तरफ से नजर आई। सरकार ने दोबारा से जो है वो पहलवानों को आमंत्रित किया और कहा कि आइए बैठिए, बात करिए और बात करने से तमाम जो विषय हैं वो जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। तो इस विषय पर जिस तरह से सरकार ने खुले मन के साथ जिस तरह से बात की, तमाम उनकी बातें सुनी, तमाम पहलवानों के जो चिंताएं थी उनको सुनी और उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जो शिकायतें हैं उस पर हमने काफी काम किया है और जो एक बात है कि महिला सुरक्षा के लिए तो उसके लिए WFI के अंतर्गत जो आंतरिक शिकायत समिति है वो भी गठित की जाएगी और उसका जो अध्यक्ष होंगे वो महिला होंगी। जी गौरव, ये बताइए कि इस बीच में जो दिल्ली पुलिस के SIT की जांच है, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप का मामला है उसको लेकर के जो दिल्ली पुलिस की SIT जांच कर रही है, इसमें ये जांच कहां तक आगे बढ़ी है, क्या कुछ इस मामले में ताजा हुआ है?
देखिए, जहां तक जांच का विषय है तो जांच में तमाम बिंदु जो आरोप लगे हैं उनको तमाम को खंगालने की कोशिश जो है वो उनको मैच कराने की जो कोशिश है वो चल रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने लखनऊ का भी दौरा किया था। इसके अलावा हरियाणा के जो कैडेट्स हैं उनके भी बयान दर्ज किए थे और कई अन्य जो खिलाड़ी हैं जो कि अपना नाम शायद नहीं लेना चाह रहे हैं, सामने नहीं आना चाह रहे हैं, उनके पास भी दिल्ली से टीम गई थी जिन्होंने उनके बयान लिए, उनके बयान जो हैं वो दर्ज किए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो क्योंकि एक बहुत ये व्यापक विषय है तो इसको लेकर के बहुत कहना चाहिए कि फूक के कदम जो है वो रखा जा रहा है और इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं भी किसी भी पक्ष के लिए कोई भी जो अन्याय है वो नहीं हो, बल्कि जो सही तस्वीर है वो निकल करके आए। और इसीलिए दिल्ली पुलिस जो है वो जो अब अपनी जांच की जो रिपोर्ट है जब 15 जून को कहना चाहिए जो जांच खत्म होगी और जो चार्जशीट दायर होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होकर के निकल कर सामने आएंगी। गौरव, दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है और पहलवान अपने काम को लौट चुके हैं। जाहिर सी बात है कि यही होना था और यही वो बिंदु है जिसकी पहले से बात की जा रही थी। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो प्रदर्शनकारी पहलवान थे उनको जिस तरह से बाकी पहलवानों का, बाकी खिलाड़ियों का साथ मिलना चाहिए था उस तरह से उनको साथ मिला नहीं और इसीलिए उन्होंने राजनेताओं को, आंदोलन जीवियों को अपना मंच दे दिया। लेकिन आखिरकार कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, यानी जो होना चाहिए था अब वहीं पर आकर पहलवान टिके। तो क्या इसी वजह से पहलवानों को दूसरे कई अन्य पहलवानों का और खिलाड़ियों का साथ नहीं मिल पाया जो बीच में उन्होंने जो कुछ किया? बिल्कुल लालचंद, ये एक ऐसा विषय रहा जिससे शायद सबसे बड़ा जो एक कहना चाहिए कि जो पहलवानों के तरफ से जिस तरह की जो बातें रखी गई उसमें भी कई बार जो उन्होंने अपनी बातें रखी उसमें भी विरोधाभास निकल करके सामने आए। कई बार विरोधाभास निकल करके आए, जिस तरह से विनेश फोगाट ने अपने बयान दिए और उसके बाद जो बजरंग पूनिया जो बयान दे रहे थे उसमें आपस में कहीं ना कहीं जो सिमिलरिटी होनी चाहिए वो सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही थी। और यही वजह थी कि जो युवा पहलवान, और यहाँ तक कि युवा पहलवान में नहीं बल्कि कुछ ऐसे पहलवान जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ तक खेला हुआ है उन्होंने भी अपना नाम सामने ना रखने की शर्त पे ये बात जरूर कही कि ये सब जब विषय जो पहले चरण में जो 18 जनवरी को जब ये पहली बार धरने पे बैठे थे उससे 1 महीने पहले कुश्ती के कैंप लगा था और वहां पे ये सारे पहलवान जो थे वो मौजूद थे, लेकिन इस तरह की कोई भी बात जो थी वो सह पहलवानों के बीच में नहीं थी, इस तरह की कोई भी विषय नहीं था। तो ये जो बातें हैं ये और इंगित करती हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ी करती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलवान थे जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक कहीं ना कहीं एक स्वार्थ की जो एक रोटी है उसको सेकने का कहीं ना कहीं काम चल रहा है। और लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि ठीक है अब क्योंकि जांच चल रही है तो जांच में हर चीज जो है वो निकल करके सामने आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे जो पहलवान थे वो इस बात से भी बहुत नाराज दिखे कि अगर आपकी कोई बात थी तो आपके लिए दरवाजे जब सरकार की तरफ से खुले हुए थे तो वहां पे जाके आपको सीधी बात करनी थी, ना कि आपको जो कहना चाहिए जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह से उन्होंने पूरा के पूरे एक कहना चाहिए कि कब्जे में लेने का काम किया पूरे धरने को, तो उन सब चीजों से कहीं ना कहीं फोरम पर वो नहीं गए, सही फोरम पर नहीं गए। इतनी समिति हैं उनकी शिकायतें सुनने के लिए, अदालत हैं, वहाँ जाना चाहिए था। वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट से लौट के आए तो फिर वहाँ नहीं गए। इस बीच में वो तमाम अपना गोल पोस्ट बदलते रहते, मांगे बदलते रहे। कई सारे सवाल हैं लेकिन अंत भला तो सब भला। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जुड़ने के लिए इस खबर पर आपका। तो हमारे संवाददाता गौरव कुमार जुड़े थे इस खबर पर और जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पहलवानों को प्रदर्शन को लेकर के एक फॉर्मूला निकल गया है और अब इस मामले में कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की। 12 जून के बजाय 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक तो रख दी गई है, लेकिन कितने अंतर्विरोध और कितनी दुविधाएं अभी भी बाकी हैं। देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास।
मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं विपक्षी एकता की 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक में पीएम मोदी के घोर विरोधी सभी नेता एक मंच पर विराजमान होने वाले हैं। तो विपक्षी एकता की इस पहल का स्वागत करने खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल पहले तो ये 12 जून को होनी थी, तो 12 जून को प्रस्तावित इस महासम्मेलन को 23 जून के लिए बढ़ाया गया ताकि सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसमें शिरकत कर सकें। तो जाहिर है कि अब इस सम्मेलन में राहुल गांधी होंगे तो उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी होंगे, उधर ममता बनर्जी होंगी तो साथ में सीताराम येचुरी भी होंगे। तो हेमंत सोरेन से लेकर स्टालिन तक और अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार तक और उद्धव ठाकरे के साथ डी राजा और दीपांकर भट्टाचार्य भी होंगे इसमें शामिल। यानी अगर आप देखें तो विचारधारा को लेकर एक दूसरे के घोर विरोधी दल इस महासम्मेलन में एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर एंटी बीजेपी मंच की नींव डालने का काम करेंगे। हालांकि नए संसद भवन निर्माण के मौके पर 28 पार्टियों ने कांग्रेस के बायकॉट कॉल को नजरअंदाज करके एनडीए का साथ दे दिया था, तो एक तरह का टेस्ट तो वहां हो गया था। कांग्रेस के समर्थन से नीतीश कुमार की अगुवाई में इस सम्मेलन का आयोजन तो हो रहा है, लेकिन ड्राइविंग सीट को लेकर कांग्रेस कितना त्याग कर पाएगी ये देखना अभी बाकी है और ये बड़ा सवाल है। उधर कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने साफ किया था कि वो विपक्षी एकता में कांग्रेस का साथ तो देंगी, लेकिन क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी उम्मीदवारी त्याग कर पाएगी? सवाल अधीर रंजन चौधरी ने भी किया था और साफ किया था कि कांग्रेस बंगाल में हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीपीएम के साथ कांग्रेस का गठबंधन ममता को चिढ़ाने के लिए काफी है। नीतीश कुमार के कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन देने की बात पहले कही थी, लेकिन पंजाब और दिल्ली में जब विरोध हुआ तो अपनी बात वापस ले ली। सवाल वोट बैंक का है। कोई भी पार्टी कांग्रेस के लिए त्याग नहीं करना चाहती, लेकिन क्या सिर्फ मोदी विरोध इनकी एकता में चट्टानी सीमेंट लगाने का काम कर पाएगा? सीमेंट की बात हो रही है तो सवाल बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ रुपए का पुल का भी है, जो गंगा में भर भरा कर समा गया। क्या नीतीश का इकबाल विपक्षी दरार में सीमेंट भर पाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर कि हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और परिमल कुमार जी, जेडीयू स्टेट जनरल सेक्रेटरी। बहुत बहुत स्वागत जयराम जी, परिमल जी। मैं शुरुआत करता हूं अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी के साथ। विनोद जी, चलिए 12 जून को तो नहीं, 23 जून को ही सही, बैठक तो अब होने वाली है, ऐसी खबर आ गई है, लेकिन इस बैठक में बड़े शेड्स दिखाई पड़ेंगे। कुछ शेड्स का हमने जिक्र किया, उद्धव ठाकरे होंगे, डी राजा भी होंगे, ममता बनर्जी होंगी, सीताराम येचुरी भी होंगे, कांग्रेस भी होगी, केजरीवाल भी होंगे। तो ये जो इतने शेड्स के साथ ये बैठक होगी, इसे क्या माना जाए? एक इंद्रधनुषी बैठक कहें या अंतर्विरोध से भरा हुआ ये बैठक होने वाला है? लाल जी, मैं आपके सवाल पे बाद में आऊँगा कि इसमें फ़ायदा कांग्रेस को होने वाला है या नीतीश जी को होने वाला है, ये तो इसकी चर्चा हम लोग इसमें चर्चा में करेंगे जी। लेकिन इससे पहले हम आपको 2018 के यही जो तस्वीर 2023 में हम लोग को मिलने वाला है, हमको बेंगलोर ले जाना चाह रहे हैं, उसको एक बार हम लोग 2018 की उस तस्वीर की तरफ देखिए। इसी तरह की विपक्षी एकता के बड़े बड़े दावे के साथ में ये सारी पार्टियां कमोबेश वहां हाथ में हाथ मिलाते हुए दिखे थे। कुमारस्वामी का वो ओथ सेरेमनी था और 2019 का नतीजा आपके सामने हुआ था। तो ये सारे विपक्षी एकता के वही सारे समीकरण, वही सारे सूत्र, वही सारे सब कुछ है। इस बार चेहरा बदल गया है और प्लेटफॉर्म बदल गया है। उस समय में कांग्रेस का ये अलायंस पार्टी से मिले हुए सहयोग का एक प्रदर्शन था विपक्षी एकता को लेके जी। इस बार नीतीश कुमार ने अपनी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका को लेके इस विपक्षी एकता का यहाँ पे प्रदर्शन पटना में किया है।
अब ये अलग बात है कि कांग्रेस को इसमें क्या मिलने वाला है, जिसकी चर्चा हम लोग कह रहे थे। तो 12 तारीख का सम्मेलन में जो नीतीश कुमार ने जो सीधे इन्वाइट किया था, तो उसमें ये सेवे हुआ था कि नीतीश कुमार के उस मीटिंग में, उस चीफ मिनिस्टर्स के मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसके बाद जो है वो ये मीटिंग जो है 22 के बाद इसके अगला मीटिंग के लिए तय किया गया और फिर से नीतीश कुमार को एक मशक्कत करनी पड़ी और उसी के पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं अलग अलग पार्टी के, उनको एक बार फिर से बुला के उनको आग्रह करके पटना आने का उनको निमंत्रण दिया गया है और उसमें अब सारे लोग आ रहे हैं। तो इतने कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ में जो ये विपक्षी एकता है, क्या ये फोटो ऑप होने वाला है 2018 के तरह, या फिर 2019 में जो इनका कमिटमेंट था कि हम एक सात सूत्र में लेके यूपीए को आगे करके हम मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई करेंगे, उसकी तैयारी की रूपरेखा भी 2019 की तरह ही, 18 के तरह ही ये 2023 में, मुझे 23 फरवरी को क्या हमें देखने को मिलेगा? क्या ये फोटो आप सिर्फ पब्लिक के गृह में, पब्लिक के सामने में सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनेगी या जमीन पे भी उतरेगी? ये एक बड़ा सवाल है। लौटता हूं आपके पास। आपने बेंगलोर के 2018 का जिक्र किया फोटो ऑप का, उसके बाद कोलकाता में भी फोटो ऑप हुआ था और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो 2019 में कर्णधार बने थे, अभी एनडीए की तरफ उनकी मुलाकात हो रही है। इन सब ये तमाम बातें हैं, लेकिन मैं चलता हूं परिमल जी के पास। परिमल जी, चलिए, इतनी तो सफलता मिलती हुई दिख रही है। पहले तो 12 जून को होनी थी, लेकिन अब लग रहा है कि 23 जून को बैठक होगी और हम सब अभी ये मान के चल रहे हैं कि 23 जून वाली बैठक आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब जरा ये बताइए कि इतनी सी सफलता मिल गई, अब आगे का रास्ता क्या? ये जो तमाम अंतर्विरोध हैं, इसमें कैसे सीमेंट लगाएंगे? क्योंकि वो सीमेंट बड़ा कमजोर निकल रहा है। भागलपुर पुल से भी ये सामने आ रहा है मामला कि सीमेंट बड़ा कमजोर निकल रहा है, कैसे जोड़ेंगे? देखिए, बीजेपी के समर्थन में बात करने वाले जो भी व्यक्ति हैं या जो मीडिया है, उसको अपने चश्मे को परिवर्तन करना चाहिए। आपने 2 एग्जाम्पल दिया, 2018 और 2019 और अभी 2023 है। तो 2019 देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही मानती है और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए, झूठे वादे साबित हुए, उस आधार पर जनता ने उसे सर आंखों पर लिया और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ है ना मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में आई। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए, जो भी वादे किए होंगे, है ना, जैसे रोजगार संबंधी वादे या अन्य क्षेत्रों में इकोनॉमिक या मूल्य नियंत्रण की बात या स्कूल जो उन्होंने काले करने की बात, ये सभी तो बीजेपी असफल रही। चाहे वो वैदेशिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, किसानों का हित का मुद्दा हो, आपने भी देखा आपका खिलवाड़ करने का मुद्दा नहीं समझेगा। तो अब तो जनता देख चुकी है 2023 तक जो परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल चुकी है। ठीक है, वो आंकड़े हुआ है, वो चौंकाने वाले, राइट, चौंकाने वाले इसलिए हैं कि वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है कि सरकार ने, है ना, भारत में कुपोषण और बड़ी चरम पर है। ठीक है, कई तरह की रिपोर्ट है। लेट मी कंप्लीट। इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में बेरोजगारी पिछले 45 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है और उससे ज्यादा दाम। ठीक है, इसका जवाब देंगे बीजेपी। नहीं, चलो लेट मी कंप्लीट। बीजेपी ने जो वादे किए सभी मोर्चे पर विफल रहे। बेरोजगारी बीते जो 2 करोड़ की बात विफल, तो वास्तविकता को छिपाने के लिए उन्होंने क्या किया कि मीडिया कर्मियों पर दबाव डालने का प्रयास किया। मीडिया कर्मियों से जो अधिकार है, देखिए मीडिया कर्मियों के जो अधिकार है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, आर्टिकल 19 में जो की स्वतंत्रता उसमें इम्प्लिसिटली एक्सप्रेस है। तो मोदी सरकार ने मीडिया कर्मियों पर दबाव बनाया और इसकी परिणति इस पर भी देखें कि 2022 में जो वर्ल्ड कर्मियों पर दबाव, किस तरह का दबाव है? सोशल मीडिया से लेकर के, एक मिनट रुकिए, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया तक, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोगों को आप शब्द बोले जाते हैं और आप कह रहे हैं मीडिया पर दबाव। आप कह रहे हैं, अगर हम घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मीडिया जो है बीजेपी की मीडिया हो गई। अगर चंद्रबाबू नायडू एनडीए की तरफ आते हैं तो हम वो भी दिखाते हैं और आपकी अगर बैठक है तो वो भी दिखा रहे हैं। नहीं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रिपोर्ट आया है चौंकाने, उस तरह की रिपोर्ट में आसपास के देशों से भी ज्यादा भूखमरी भारत में दिखा दी जाती है। आप मानते हैं कि भारत की स्थिति वैसी है? ऐसे इस तरह के एजेंडा वाले रिपोर्ट को अगर आप इस तरह से मानते रहेंगे तब तो फिर आप एजेंडा में साथ देते रहेंगे।
नहीं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के जो रिपोर्ट है वो जनता दल यूनाइटेड या विपक्षी दलों ने नहीं बनाया, वो तो इंटरनेशनली मानकों पर आधारित रिपोर्ट है। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य है, ठीक है, उन रिपोर्ट की सच्चाई हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसकी सच्चाई जानते हैं। राइट, और जो इंटरनल भी जो रिपोर्ट है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट पे मीडिया कर्मियों की हत्या होती है दिन दहाड़े, तो ये सब बातों को दबाने की बात है। ठीक है, ठीक है, मुद्दे जरूर उठाइएगा। अभी जरा बैठक की सफलता पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जयराम जी के पास आता हूं, मैं आपके पास लौटूंगा आपके पास लौटूंगा। परिमल जी, जयराम जी से बात कर लेते हैं। जयराम जी वो कह रहे हैं कि वो सीमेंट जो लगाएंगे, उस सीमेंट में वो कह रहे हैं वो जो कहीं से रिपोर्ट आई कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम पिछड़ गए, तो कहीं से हंगर इंडेक्स आ गया, तो कहीं से कुछ और लोकतंत्र का इंडेक्स आ गया, तो वो कह रहे हैं वो उनका सीमेंट बनेगा। भारत सरकार के रिपोर्ट वो अगर शांत हो जाए तो मैं अपनी बात। हाँ नहीं, अब शांत है, अब सुन रहे हैं, आपको सुनेंगे वो। हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे अधिकार क्षेत्र में भी आता है। तो लालचंद जी, सबसे पहले तो विपक्षी एकता की बात से शुरुआत हुई। हाँ। लेकिन हमारे जेडीयू के मित्र निकले थे, हरिभजन को होटन लगे कपास, प्रेस फ्रीडम और नहीं, मैं कारण बता रहा हूँ। जवाब दीजिएगा परिमल जी, मैं आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा परिमल जी, जरूर आऊंगा आपके पास। पहले एक बार जयराम जी को आप बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। दीजिएगा जवाब, दीजिएगा जरूर। हाँ बोलिए जयराम जी, बोलिए। जवाब देता हूँ। जयराम जी बोलिए। एक अनार 100 बीमार, प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है और 100 बीमार उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इनका जो विपक्षी एकता का जो फ्लाइट है वो बार बार बरमुडा ट्रायंगल में जाकर फंस जाता है और वहां से कहां गायब हो जाता है ये आज तक पता नहीं चला। तो एक उड़ान बेंगलोर से हमने देखी, एक उड़ान हमने कलकत्ता से देखी, फिर हमने झारखंड में भी। परिमल जी आपकी पूरी बात को उन्होंने सुनी है। परिमल जी आपकी पूरी बात को जयराम जी ने सुनी है, उनकी सुन लीजिए, फिर बरमुडा का भी जवाब दे दीजिएगा और फिर जो है एक अनार बात का भी जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए परिमल जी, बात करते हैं। हाँ जयराम जी बोलिए। विरोधी विचारों को सुनने का धैर्य नहीं है। जयराम जी बोलिए। ठीक है, आप सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, बोलिए। सुनिए नहीं, सुन रहे हैं वो, बोलिए अब आप। इनकी विपक्षी एकता का जो फ्लाइट है वो बार बार बरमुडा ट्रायंगल में जाकर गायब हो जाता है। कभी बेंगलोर से चलता है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते गायब हो जाता है, कभी कोलकाता से चलता है, कभी रांची से चलता है, कभी वो पटना में भी, पूर्व में भी महागठबंधन की चीजें हमने देखी। लेकिन ये विपक्षी एकता जमीन पर कहाँ है, वो तो अभी बिहार में लिटमस टेस्ट होता चला गया। इन्होंने जितने उपचुनाव लड़े सब में ये 7 दलों का महागठबंधन हार गया चुनाव। अच्छा, क्योंकि जो नीतीश कुमार का जो समर्थक वर्ग है, नीतीश कुमार का जो समर्थक वर्ग है, परिमल जी आ रहा हूँ, भारी मात्रा में आज नीतीश कुमार की पार्टी के मतदाता, वोटर, कोर वोटर, सपोर्टर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं और वोट भी उन्होंने किया। अच्छा, बिहार में तो आपने, ठीक है, देखिए जयराम जी ये बताइए, बिहार में आप ये दे रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं आप ही को पूछ रहा हूँ, बिहार में ठीक है आप कह रहे हैं कि आप सफल रहे हैं कई उपचुनावों में, लेकिन आपको लगता है इसी तरह से देश भर में आप सफल रहेंगे क्या विपक्षी एकता के बावजूद? नहीं, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही कहता है, यही बताता है कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर ये 2024 पूछिएगा परिमल जी, पूछिएगा, मैं आपको मौका दूंगा ना पूछने। परिमल जी आपको मौका दूंगा पूछने का, पहले इनको पूरा करने दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जयराम जी आप दीजिए, जनता के साथ छल किया है। परिमल जी रिक्वेस्ट है, परिमल जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बारी पर बोलिएगा, मैं जरूर आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा जयराम जी को पूरा कर दीजिए, कीजिए पूरा जयराम जी। और रही बात, इन्होंने हंगर इंडेक्स और तमाम इंडेक्स की चर्चा की। हाँ। अरे वाह, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। हंगर इंडेक्स में जिसका हवाला दे रहे हैं वो श्रीलंका और पाकिस्तान आज भूखमरी के कगार पर है। आटे के लिए वहां सुरक्षा व्यवस्था ऐसे लगाई जाती है जैसे एटीएम में नोट भरने वाली गाड़ियों को लेकर जाते हैं। ठीक है, भारत को आज जिस नेता को हारने ऐसे नहीं होता, बीच में ये लगातार बोलेंगे। नहीं अच्छा ठीक है, पूरा कीजिए, फिर आपके पास फिर आऊंगा जयराम जी, आपके पास ये जिस पार्टी की देश में जनादेश के साथ सत्ता है उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार ये कर रहे हैं और उसी चैनल पर बैठकर कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। हाँ, ये कंट्राडिक्शन तो है, ठीक है, ये कंट्राडिक्शन एक और उदाहरण दे। अच्छा आप बाकी बातें जयराम जी बाकी बातें अगली बार मैं आता हूँ। अरे मैं बात कहाँ करूंगा भाई,
आप भी नहीं बात करने दे रहे। नहीं नहीं, मैं करूंगा आपको। अरे इतना दबाव में मत आइए लालचंद जी की अब हमारी बात ही नहीं आने जल्दी से 10-20 सेकंड में रखिए बात। इनको मिर्ची लग ठीक है, 10 सेकंड में बात रखिए, फिर दोबारा ये बात कर रहे हैं इंदिरा आपातकाल के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की। तो क्या आज वो स्थिति है? क्या वो तो स्थिति नहीं है, ना तो प्रेस को लेकर के है, ना लोकतंत्र को लेकर के है, और ना ही इन विपक्षी पार्टियों में त्याग का बचा। ठीक है, आप दोनों, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट। मैं दोनों के पास, ऐसे बात नहीं होती, ऐसे बात नहीं होती। मैं जयराम जी दोबारा आऊंगा, पक्का बोल रहा हूँ। आप नहीं, आप, अरे भाई ऐसा नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। ठीक है, रखिए। आप कंटिन्यू देख लीजिए, मेरे बीच में लगातार बोल रहे हैं। अच्छा, और मैं चुप रहा हूं। ठीक है, नहीं, आप अच्छा ठीक है, आप रहिएगा, मैं लौटता हूँ, आप अकेले करवा लीजिए इनसे। लौटता हूँ, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, आप दोनों के पास। देखिए जयराम जी लगता है नाराज हो गए। जयराम जी को आपने बोलने नहीं दिया तो लगता है वो नाराज हो गए हैं। फिलहाल जयराम जी को और फिर से जोड़ने की कोशिश हम जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं चलता हूं अपने संपादकीय सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी के पास। विनोद जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकता की कोशिशें हैं उसको लेकर के कुछ कॉमन मुद्दे वो कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर उनको भरोसा है कि वो जोड़ लेंगे सभी पार्टियों को। लेकिन सवाल ये है कि उन मुद्दों पर अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो अंतर विरोध कितने सारे बड़े बड़े हैं, कितनी बड़ी बड़ी दुविधाएं हैं क्षेत्रीय दलों के आपस में, कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ। तो ऐसे में कैसे निकलेगा फॉर्मूला विनोद जी? लालचंद जी, दिक्कत क्या है कि जो परिमल जी की बात मैं सुन रहा था कि परिमल जी जिस बात को हंगर इंडेक्स से लेकर डेमोक्रेसी और फ्रीडम इंडेक्स को लेके आए थे, तो सीधे सीधे इस चर्चा में लाने का, जब हमारे आज विपक्षी एकता का ये मुद्दा है और इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर नीतीश कुमार क्या सुशासन बाबू के रूप में जो अपने को पिछले 15-16 साल से प्रचारित करते रहे हैं जी, तो उनको ये कहना चाहिए था कि नीतीश कुमार का जो सुशासन है और उनका जो इकबाल है, उसके बदौलत ये सारे विपक्ष की एकता उनके सामने में दिख रही है। और लोगों को पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जब वो राजनीति करने जा रहे हैं तो उनके पास में वही यूएसपी है। लेकिन एक गंगा का पुल जो भरभरा के गंगा जी में समा गया, तो उनके पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है। रही बात कि जो विपक्ष की बात, बीजेपी के जो प्रवक्ता अभी नहीं है, वो शायद कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे इनके बार बार टोकने से। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी उनको नाराजगी हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिमल जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब आप किसी को बात आनी चाहिए, अपनी बात कहते हैं तो बात सुनने का भी आप धैर्य रखिए। आप पैनल में बैठे हुए हैं, आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर में हैं, और इस तरह के एक शालीनता तो कम से कम आपके सामने में तो होनी ही चाहिए, हम सबको होनी चाहिए। जो कभी हम ये बात सही है, जयराम जी ने बड़े धैर्य से इनको सुना था, तो जयराम जी को भी सुनना चाहिए। आपका पॉइंट रखने का समय आएगा, आप अपने समय में रख सकते हैं उस चीज को, और उस चीजों के बदले में अगर आप दूसरे पे थोपेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कहा जाएगा कि जो जुगाड़ से आप 17 साल से चलाते रहे हैं, उसी जुगाड़ से आप एजेंडे को लेके यहाँ पे आए हैं, जो कि आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। हमारा सीधा सवाल है कि अगर आज नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं, आपने जवाब दीजिएगा। आप परिमल जी इसका जवाब रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपके पास जरूर आऊंगा जवाब लेने के लिए, तो आप एक बार सुन लीजिए, फिर पूरा जवाब दीजिएगा। मैं उन्हीं को सवाल दे रहा हूं, आपको सवाल का जवाब दे। सवाल का जवाब उनसे जब पूछा जाता है, जिस विपक्षी एकता की बात वो कह रहे थे, और जिस समय वो दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलके ये एश्योर किया था अरविंद केजरीवाल को कि हम अध्यादेश पे केजरीवाल को सपोर्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे, तो 4 दिन के बाद नीतीश कुमार का ये कमिटमेंट कहां चला गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केजरीवाल से हमारा कोई भी नाता नहीं है, हम कोई भी इनका ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार के जो सामने में चैलेंज ये है कि उनकी अगुवाई का और उनके नेतृत्व का तो सबसे पहले कांग्रेस ने एक तरह से गच्चा दे दिया है। ठीक है, तो वो किस तरह का लीडरशिप लेने वाले हैं 2024 के लिए और 2023 के विपक्षी एकता के लिए, पूछिए उनसे। ठीक है, जरूर ये पूछेंगे, और जयराम विप्लव जी के पास भी मैं आऊंगा जरूर। जयराम जी, मैं इस चीज के लिए जरूर ये खेद प्रकट करता हूं कि आपको बोलने में बार बार डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब जो है एक दूसरे को सुनेंगे। मैं जयराम जी के पास आऊं, उससे पहले परिमल जी आप बिल्कुल बोलिए, आपको कोई नहीं टोकेगा। जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, और बदले में उम्मीद करता हूं कि जब जयराम जी भी बोले या विनोद जी भी बोले तो आप भी नहीं टोकिएगा।
इतना उम्मीद करूं? देखिए मैं पहले बताइए, उम्मीद करूं कि नहीं करूं? निश्चित आप ठीक है, अब आप बोलिए। राष्ट्रहित में होगा तो मैं जनता दल यूनाइटेड हमेशा राष्ट्रहित की बात करती है। ठीक है, अब आप बोलिए। मैं जो आपके वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका काफी सम्मान करता हूँ, वो विद्वान व्यक्ति है, लेकिन 2-3 बात मैं आश्वस्त करता हूँ कि आखिर विपक्षी एकता की आवश्यकता भारत में क्यों करें। तो देखिए, कॉमन एजेंडा क्या है? कॉमन एजेंडा ये है कि जिस तरह बीजेपी खुलेआम संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, फेडरल फीचर को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रही है, जो भारतीय संविधान के सेकुलर और जो सोशलिस्टिक कैरेक्टर है उसको डिस्ट्रॉय करने की बात करती है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की वकालत करता है, जबकि केंद्र सरकार खुलेआम हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करती है। कई ऐसे मुद्दे हैं, मैं उदाहरण दे दूं कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म टर्म को इरेज कर दिया जाए, और बीजेपी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने उनका प्रतिकार नहीं किया। तो ये एक प्रवृत्ति है। ठीक है। मुद्दा ये है कि यदि देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, इधर बीजेपी भी या क्षेत्रीय दल भी या अदर नेशनल कांग्रेस हो या अदर दल है ना, आम आदमी पार्टी, सभी संविधान के पैरामीटर के तहत काम करने वाली पार्टियां हैं। ठीक है। और यदि संविधान को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, तो कॉमन जो इंटरेस्ट, आपका पॉइंट आ गया। और दूसरी बात, संविधान ही भारत को लोक कल्याणकारी राज्य, आर्टिकल 38 कहता है कि इंडिया वेलफेयर। आपका पॉइंट आ गया। और उसी उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आप लोग उसी के लिए एकता कर रहे हैं। 9 वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जन कल्याण की बात हो सके। ठीक है, अब हम लोग सुनेंगे। महिला सशक्ति का प्रश्न हो, किसानों के हित का प्रश्न हो, ठीक है, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं। करती है तमाम मुद्दों पर परिमल जी, नहीं, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये पूंजीपतियों के लिए परिमल जी, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं और करेंगे। अब जो है, अब जयराम जी को बोलने दीजिए। जयराम जी, अब आप रखिए पूरी बात। जयराम जी एक कॉन्फ्रेंस की चर्चा करें जिसमें बीजेपी सफल होती हुई परिमल जी, अब हमने कहा था कि आप सुनेंगे शांति से, आप भी सुनेंगे तो सुन लें। अब उनको बोलने दीजिए। बोलिए जयराम जी। मैं देता हूँ आपको इस मंच से। कोई बात नहीं, इनको यही एजेंडा है, नया तरीका है, नया एजेंडा प्रोपेगेंडा है विपक्षी दलों का। नहीं, जयराम जी बात रखिए, बिल्कुल एकदम अपनी बात रख रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आप बीच में मत टोकिए। ठीक। नहीं, ठीक है, बोलिए आप। सेकंड में टोक देंगे, मैं क्या बोलूंगा? नहीं, बोलिए। ये एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है। चैनल पर विपक्षी दलों के प्रवक्ता आते हैं और शुरुआत में ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, मीडिया को सरकार कंट्रोल कर रही है, इस तरह की बातें कहकर एंकर को दबाव में ले लो और उसके बाद पूरी डिबेट को डिरेल कर दो। और भारतीय जनता पार्टी का जब सुनने की बारी आए तो बीच में बोल दो। अब इनको सुनना चाहिए। ये इन्होंने बहुत बड़ी बातें कही। लोकतंत्र है या लोकतंत्र खतरे में आ गया, इसको जांचने परखने, उस पर पूरी कार्रवाई करने के लिए देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें न्यायपालिका भी है और जिसमें हर 5 साल में जनता के बीच में जाकर जनादेश लेकर आते हैं। ये दोनों प्रक्रियाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी इस देश में शासन कर रही है। नहीं, अनेक मुद्दों पर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से इनको फटकार लगती है। ताजा घटनाक्रम संसद भवन के उद्घाटन का है, इनको क्या फटकार लगी, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पढ़ना चाहिए। और जनता बार बार इनको आईना दिखाती है, उससे ये सीखते नहीं है। लेकिन आज जो ये विपक्षी एकता की धुरी है, तथाकथित नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू थे, वो सुशासन बाबू का सुशासन, उनके ईमानदारी की छवि, वो सब कुछ गंगा नदी में भागलपुर में बह गया। पूरे देश की जनता ने देखा भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण क्या होता है। तो जो सीमेंट उनके पास था वो खुद ही गंगा नदी में बह गया। अब वो विपक्षी क्या करके दिखाएंगे? आज भी 21 बनाम 25 इस संसद भवन की लड़ाई के संदर्भ में सामने आ गया, जब 25 दल सरकार के साथ खड़े रहे और 21 दल विरोध में खड़े रहे। और संख्या बल में 68% लोकसभा के भीतर है हमारे समर्थन में लोग, और राज्यसभा के भीतर 55% आज भी लोग हैं। और रही बात केजरीवाल के अध्यादेश को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर भी अपनी बात शाम में कुछ और कही, सुबह कुछ और कहने लगे। तो हर पल बदलते हुए विपक्षी सुर में नीतीश कुमार जी कैसे सरगम बनाएंगे, ये देश भी देखें। ये बड़ा सवाल लेकिन एक लाइन और कह दूं, इन्होंने जेपी
मूवमेंट का, आपातकाल का और उस समय की विपक्षी एकता का चर्चा किया, हाँ। उसका जिक्र किया, हाँ। तो उतना त्याग कहां से लाएंगे जब भारतीय जनसंघ ने स्वयं को विलीन करके जनता पार्टी बनाया था। ठीक यही सारे सवाल हम उठा रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहेंगे जयराम जी, ये चैनल, ये शो, आपकी आवाज पूरी तरह से आएगी, इसका हम आश्वासन देते हैं आपको, ठीक है। इसके लिए आप जब भी डिबेट में आते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत टोका टोकी हो जाती है, लेकिन पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। देखिए अभी आपने पूरी बात रखी ना, मैं फिर आपके पास लौटता हूं, विनोद जी के पास चलता हूं और फिर उनके पास भी मैं जाऊंगा। जेडीयू के जो प्रदेश महासचिव हैं परिमल जी, उनके पास भी बने रहिए आप दोनों। विनोद जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि ये सवाल उठ रहे हैं कि विपक्षी एकता में नीतीश कुमार कोशिश तो काफी कर रहे हैं, लेकिन यहां एक सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार को इस कोशिश में जिस तरह का साथ कांग्रेस का मिलना चाहिए, जिस तरह का साथ बाकी पार्टियों का मिलना चाहिए, मैं तो आरजेडी की भी बात कर रहा हूं, आरजेडी की तरफ से भी क्या वैसा समर्थन, उस तरह का सपोर्ट नीतीश कुमार को मिल पा रहा है क्या? लाल जी, पहले मैं थोड़ा सा परिमल जी का मैं जवाब दे दूं कि परिमल जी वो ही बात वो कह रहे थे, शायद उन्होंने अभी टेलीविजन के पे जो खबरें आ रही है उनसे अपडेट नहीं होते हैं, सीधे वो अपना जेडीयू का अपना एजेंडा लेके आते हैं। राहुल गांधी पिछले एक हफ्ते से अमेरिका में हैं और वो भारत के खिलाफ में, मोदी जी के खिलाफ में वो अभियान चला रहे हैं। उनका जवाब अमेरिका के आप देख लीजिए कि वहाँ वाशिंगटन से वही व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से मिला, उन्होंने जब कहा कि ये भारत में जो लोकतंत्र है एक जीवंत लोकतंत्र है, बिल्कुल, और जिसको देखना है वो भारत जाके दिल्ली जाके देखे। हाँ। तो इस तरह के जो ये कैंपेन है, कैंपेन को लेकर इन लोगों ने जो एक पूरा एजेंडा बनाया हुआ है, पहले कांग्रेस ने एजेंडा बनाया, अब महागठबंधन में जेडीयू अभी नई पार्टी है, ठीक है, तो उसने भी उसी एजेंडे को टो किया है। हाँ। तो उसका जवाब आप अभी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का वो सुन सकते हैं, अगर देख लें तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये भारत कैसा जीवंत लोकतंत्र है, वो राहुल गांधी के नैरेटिव से और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नैरेटिव से नहीं बदलेगा। बिल्कुल। रही बात, जब उनकी बात पे मैं आता हूँ कि विपक्षी एकता का क्या मतलब है, ये अपने हिस्से का, ये लोकतंत्र की बात में जब वो कहते हैं तो अपने अपने हिस्से की राजनीति कर रहे हैं जी। अब ममता बनर्जी का जो सवाल था, जो विपक्ष की एकता की बात में जब उनको इन्विटेशन मिला था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस के लिए हमने त्याग किया है, कर्नाटक में हम अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, कांग्रेस करेगी। तो क्या कांग्रेस ऐसा त्याग रीजनल पार्टीज के लिए, रीजनल के क्षेत्रीय दल जहां भी मजबूत हैं वहां करने के लिए तैयार है? अगर रीजनल पार्टी कर दे तो कम से कम कांग्रेस को अपना उम्मीदवार बंगाल में नहीं उतारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात अखिलेश कह रहे हैं, वही बात तेजस्वी कह रहे हैं। हाँ। कि हर जगह ये स्टेट के रीजनल पार्टी अपना एक ड्राइविंग सीट चाहते हैं, ठीक है, और उसमें वो राहुल गांधी को एक मोहरा बना रहे हैं, देंगे मौका। तो एक बात में अगर जो सीधे सीधे राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने कह दिया कि हमारा ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इनकी विपक्षी एकता में दम है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेके ये बात को घोषणा करेंगे, घोषणा और इस विपक्षी एकता के सामने में रखेंगे। परिमल जी करेंगे घोषणा राहुल गांधी के नाम का? मुझे काफी आश्चर्य होता है कि मीडिया वाले भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह, अरे ये आप देखिए, मुद्दा यह होना चाहिए कि 2024 में जो चुनाव है उनके मुद्दे क्या है। आप डाइवर्ट करने के लिए यह मुद्दा चलाते हैं कि विपक्षी एकता होगी कि नहीं, होनी ही है, ही आप निश्चित रहें। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं होनी ही है, जो मुद्दा है, नहीं मुझे बोलने दें, राष्ट्र के सामने जो मुद्दा है संविधान बचाने की, और साथ साथ जो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंक्लूड करना है, जयराम जी या सिक्योरिटी, इंटरनल जयराम जी चलते चलते कोई कमेंट सफल नहीं हुई। आप सबसे बड़ी बात, केरल को छोड़िए, बिहार में भी कई सवाल हैं उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर, बंगाल में एक वोट नहीं दिलवा सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बल्बों की झालर लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक, शुक्रिया जयराम जी जुड़ने के लिए। जयराम जी जुड़ते रहिएगा, यहाँ बोलने के लिए हम लोग बिल्कुल इंश्योर करेंगे, और परिमल जी आप भी जुड़ते रहिएगा, अपनी बात रखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल जी, जयराम जी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे किसकी साजिश है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, कौन वहां पर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रहा है। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर।
मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र में किसकी साजिश है। कौन एपीजे अब्दुल कलाम के बजाय औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद राज्य पुलिस ने किया 180 लोगों को गिरफ्तार। दरअसल हुआ यह था कि सोशल मीडिया पोस्ट के कारण पिछले 4 महीने में 6 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस वजह से कोल्हापुर शहर में अब फिलहाल धारा 144 लागू है। कोल्हापुर में कुछ लोगों के सोशल मीडिया पर औरंगजेब का स्टेटस लगाने पर विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया गया था, तो हालात को बेकाबू होते देख निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और गुरुवार सुबह तक के लिए इंटरनेट सेवा भी वहां पर बंद करनी पड़ी ताकि लोग अफवाह ना फैला पाएं। तो कोल्हापुर में घटी घटना से उठने लगे हैं कई सवाल। सवाल है कि कौन है वो लोग जो बिगाड़ रहे हैं माहौल को। औरंगजेब और टीपू सुल्तान के पोस्ट से एक समुदाय विशेष को भड़काने की कौन कर रहा है साजिश, ये बड़े सवाल हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद, अशफाक उल्लाह खान और भी बहुत सारे नाम गिना सकता हूं। उनसे भी ज्यादा क्यों किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो गया है औरंगजेब, और क्या है इसका पीएफआई कनेक्शन। इस संगठन पर बैन के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने की साजिश कौन कर रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई होती हुई दिख रही है। योगेश शीतल मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अभी तक के कार्रवाई के बारे में ही पहले बता दीजिए, इस मामले में अभी तक कितनी और किस तरह की कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह की ये साजिश दिख रही है उससे ये लगता है कि कोई ना कोई मास्टरमाइंड है इसके पीछे जो इस तरह की साजिश कर रहा है। देखिए, कोल्हापुर के साउपरी पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुआ है उसके मुताबिक जो है 5 तारीख के शाम की यह घटना है, जहां से पूरा मामला शुरू हुआ। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ शरारती तत्वों ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान की कुछ तस्वीरें लगाई थी और उसके साथ में कुछ इस तरीके के बयान थे और कुछ इस तरीके का संगीत था जो कि जो वहाँ के लोग थे उनको नागवार गुजरा। अगर महाराष्ट्र की अगर प्रिसाइजली अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पे लोग पूजते हैं और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं देश भर में उनको पूजा जाता है। हमने देखा था किस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंडियन नेवी का जो फ्लैग है उसमें उनके मुद्रण को भी चित्रित किया था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे एक ग्लोबलाइज जो आइकन है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। और महाराष्ट्र के चूंकि वो हैं अलग अलग रायगढ़ फोर्ट पे उनका जो है 18वीं शताब्दी में हम जानते हैं कि उस वक्त उनका वहाँ पे जो है वो कोरोनेशन हुआ था। इसके अलावा जो राज्याभिषेक की बात है, इसके अलावा कई सारे युद्ध हैं वो हुए, अफजल खान को किस तरीके से उन्होंने बहादुरी के साथ मारा, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हुई है, वो लोगों के यहाँ पे मनोमस्तिष्क में बहुत अच्छी तरीके से बैठी हुई है। 5 तारीख की शाम की यह घटना है जो एफआईआर हुआ है और 6 तारीख तक ये चीजें चली। उसके बाद जो है हिंसा भड़कनी शुरू हुई जब लोगों ने इस पे काफी आक्रोश जताया कि इस तरीके की चीजें हुई है। तो जो शिवाजी महाराज चौक है, जो वहां पे शिवाजी चौक है बेसिकली कोल्हापुर में, वहां पे लोगों की गैदरिंग हुई और उसके बाद इस तरीके की इनिशियल रिपोर्ट है, उसके बाद उस भीड़ पर पथराव की गई है कम्युनिटी के द्वारा। यहां से चीजें बिगड़नी शुरू हुई और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कोल्हापुर के जो अलग अलग सिटी से जुड़े हुए जो इलाके हैं
वहां पे हिंसा भड़कती गई। कुल मिला के 4 एफआईआर इस मामले में अभी तक पुलिस ने दर्ज किए हैं। पहला एफआईआर जो है वो उस मुद्दे को लेकर जिसमें सोशल मीडिया में ये पोस्ट डाला गया, और बाकी जो 3 एफआईआर जो 3 प्राथमिकी है वो ओवरऑल जो इंसिडेंट, जो वायलेंस के इंसिडेंट जो हमने कल देखे उससे जुड़ा हुआ है। अभी तक पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस का वर्जन है, जो वहां के एसपी कह रहे हैं कि 36 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कई सारे लोगों को अभी डिटेन भी किया गया, पूछताछ की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो वहां के एसपी से हमारी बात हुई थी उसमें यह कहा गया कि सीसीटीवी को मॉनिटर किया जा रहा है, सीसीटीवी की मदद से जो है आरोपी, जो संदिग्ध, जो शरारती तत्व हैं, इनकी पहचान की जा रही है। तो ये पूरा लीगल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस वक्त हो रहा है। जैसा कि आपने देवेंद्र फडणवीस का बाइट भी अभी चलाया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये चीजें टॉलरेट नहीं की जाएगी। बिल्कुल योगेश, मैं उसी बयान पर आ रहा था। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में लगता है कि औरंगजेब की कुछ औलादें महाराष्ट्र में पैदा हो गई हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये साफ संदेश है कि आने वाले दिनों में हम ऐसे लोगों पर और ज्यादा कार्रवाई होते हुए देख पाएंगे महाराष्ट्र में। देखिए, ये चीजें कुल मिलाकर देखें तो आउट ऑफ द ब्लू हैं और सिलसिलेवार तरीके से हुई हैं। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस वैसा कह रहे हैं, क्योंकि अचानक कोल्हापुर में अगर आप देखें तो इस तरीके का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। एग्रीकल्चरल जो पॉकेट है महाराष्ट्र का वो माना जाता है। अगर आप देख लें जो महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन है, अगर आप विदर्भ देख लें, पश्चिमी महाराष्ट्र देख लें, मराठवाड़ा देख लें, कोंकण देख लें, तो इस तरीके की हिंसा की खबर महाराष्ट्र काफी प्राउड और काफी परिपक्व शहर जो है वो माना जाता है। कुछ घटनाओं को अगर आप छोड़ दें, जिस तरीके के नासिक में मालेगांव की कुछ इस तरह की घटनाएं, उस घटनाओं को अगर आप अलग रख दें, लेकिन इस तरह की घटना अभी संगमनेर में भी हुई थी, अहमदनगर में जो पड़ता है वहां पे भी इस तरह की घटना हुई, और उसके बाद ये घटना वहां पे भी हुई जो है वो कोल्हापुर में हुई। चूंकि सोशल मीडिया ट्रेंड में है, चीजें बहुत जल्दी वायरल होती है, लोग क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाते चीजों को, कई बार वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन सही है गलत है, कहां इसका सोर्स है, ये सब चीजें कई बार होती है। तो उसको लेकर एक विस्तार से जांच की जरूरत होती है। और सीएम और डीसीएम, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों ने इस बात को कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखने में सारी कम्युनिटी अपना कोऑपरेट करें। लेकिन जो स्थिति वहां पर उभरी है वो उन्होंने सही कहा कि अगर औरंगजेब का महिमा मनन अगर यहाँ किसी भी रूप में किया जाएगा तो महाराष्ट्र के लोग उसको किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं करेंगे। यही चीजें जो है वो जमीन पर भी फिलहाल दिख रही है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जुड़ने के लिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कर्नाटक में क्या नानुकुर हो रहा है 5 गारंटी को लेकर, लेकिन इस बीच में दूसरे मुद्दों को हवा दी जा रही है। देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि कर्नाटक में किस तरह से गारंटी को लेकर नानुकुर लेकिन बाकी मुद्दों को हवा। 5 गारंटी की जगह सिद्धारमैया सरकार हर दिन एक नई बहस लोगों के बीच ला रही है। ताजा घटनाक्रम में सरकार ने अपने पुराने सामाजिक आर्थिक जाति गणना की रिपोर्ट को शामिल करने का मन बना लिया है। सीएम सिद्धारमैया 2015 की जाति गणना से सरकारी योजनाओं को सही से वितरण का दावा करते हैं, लेकिन उनकी 5 गारंटी कब लागू होगी इस पर तो खामोश हैं या कई तरह के किंतु परंतु लगा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पहली बार जाति गणना को मुद्दा बनाकर कर्नाटक में हिंदू वोट बांटने की रणनीति अपनाई थी। अब लगता है सिद्धारमैया उसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटके मिलने के बाद बिहार में जाति गणना की सियासत थम सी गई थी। एक बार फिर से उसे उभारा जा रहा है। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा मानती है। वजह, उन्हें इस बात का अंदेशा है कि हिंदुओं में हर जाति और वर्ग का वोट बीजेपी को मिलता है तो विभाजन तो करना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि नई सरकार के सामने 31,000 करोड़ रुपए के अलावा 5 गारंटी का वादा पूरा करने के लिए और 60,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये आएंगे कहां से? लेकिन वादा पूरा करने के बजाय कर्नाटक सरकार डिस्कोर्स को ही बदल रही है। एक मंत्री कह रहे हैं भैंस काटे जाते हैं तो गाय क्यों नहीं, दूसरे कहते हैं हिजाब को स्कूल में लागू कर देंगे फिर से। तो जाहिर है कि शॉर्टकट की सियासत में उलझी कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे को छोड़कर उस मुद्दे को उठा रही है जिससे समाज के बीच दूरियां बनना तो तय है।
कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, 5 गारंटी में चाहे फ्री बिजली हो कि तमाम गारंटी को लागू करने की हो, तमाम किंतु परंतु है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना तक होगा, उतना तक नहीं होगा, ये तमाम बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं भैंस जब काटे ना तो गाय भी काटी जाएगी। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये तमाम जो मुद्दे हैं जातिगत जनगणना उसको लागू करेंगे। क्या लगता है कि सत्ता पा लेने के बाद सिद्धारमैया सरकार रुख बदल रही है अपना मुद्दों को लेकर? जैसे कि आपने बताया, अपने एंकर में आपने बताया कि जिन विकास योजनाओं की बात चुनाव के पहले कांग्रेस ने सरकार लोगों से किया था, जो वादा किया, जो प्रोमिसेस थे उनके, जो 5 जो उनके जो मिशन थे उनके पूरा करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही हम इसे लागू करेंगे। लेकिन अभी आप देखें कि जैसा कि आपने बताया कि गाय क्यों नहीं काटी जाएगी, फिर हिजाब की बात करते हैं। और इसके अलावा नया जो नीतीश कुमार ने जो छेड़ा था अपना, जो बांसुरी से तान जो उन्होंने छेड़ी थी जातिगत आरक्षण की, एक बार फिर वहां पर कर्नाटक में इस मुद्दे को आगे किया गया है। अब उन्होंने जब 2015 में जब उनकी सरकार थी तो 160 करोड़ इस पे खर्च आया था इसमें, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था इसलिए कि 2018 में इनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन अब इसे नए सिरे से हवा देने की कोशिश की जा रही है। अहिंडा एक शब्द है, कन्नड़ में कहते हैं उसको, तो कन्नड़ में अहिंडा का अर्थ है कि पिछड़ी जाति, आदिवासी और कुर्बा जिस कुर्बा से वो बिलोंग करते हैं, इन तीनों जातियों का जो है इस इशू को उठाकर उन्होंने 2015 की जातीय जनगणना में शुरुआत की थी कि ये तीनों जातियां जो बड़ी संख्या में हैं, वो तो 1931 के बाद तो जातीय जनगणना हुई नहीं है, तो कैसे कोई कह देगा कि ये इन जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि जातीय जनगणना के बारे में बहुत सारे फेवर्स में लोग, विद्वानों का तर्क है, पत्रकारों का तर्क है। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक, अगर जातीय जनगणना हुई और जातीय जनगणना के रिजल्ट जब आएंगे कि फलाना कम्युनिटी जो है उसका जहां 50% कहा जा रहा था उसकी आबादी 30% ही है, तो वो क्या कहेगी, वो कहीं सरकार ने जातीय जनगणना करने में धांधली की है। बिल्कुल, अगर लोग अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करेंगे, जाहिर सी बात है ना, सब लोग व्याख्या करेंगे अलग अलग तरह से। लेकिन इतना सवाल जरूर, वो बाकी मुद्दे जो हैं, जातिगत जनगणना हो या नहीं हो, इस पर पूरा विचार हो रहा है राजनीतिक दलों के बीच भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस किस तरह से रुख बदल रही है। ये देखिए 2014 के बाद अगर रिजल्ट देखें, चाहे वो लोकसभा का रिजल्ट हो, चाहे वो विभिन्न विधानसभा राज्यों में जो हुए हैं उसका रिजल्ट हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने जैसे कहा कि हिंदू समाज जो है वो, उसमें हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, यानी आप कहिए 70 से लेकर 80% से लेकर 90% तक मोबिलाइज हुआ है नरेंद्र मोदी के पीछे, चाहे वो योगी जी के पीछे हो। तो इसमें जो जातीय क्षेत्र के जो नेता थे, चाहे वो मायावती हो, अपने आप को दलितों की नेता कहती थी, नीतीश कुमार अपने आप को अति पिछड़ों के नेता कहते थे, लालू यादव अपने आप को यादव का नेता कहते थे, तो इन वर्गों से एक बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यही कारण है कि वोट बैंक की वही राजनीति है जो कि तमाम इन तरह की जो समाज को बांटने वाली राजनीति है उसको करने पर मजबूर कर रही है। 5 गारंटी की बात में तमाम किंतु परंतु हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, आलोक जोड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे हम ये प्रोग्राम लेकर इस वक्त। और इस बीच में डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।